चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ेंगे। तीनों लॉ को पहले स्टेटमेंट वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर डिस्कशन आगे करते हैं। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बरकरार रहेगी, उसी स्टेट में बनी रहेगी। कब तक? जब तक हम उस बॉडी पर फोर्स नहीं लगाते। जब तक हम उस बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी उसी पोजीशन पर बनी रहेगी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दिस स्टेट। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना। तो क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? क्या कहता है कि द बॉडी, द स्टेट ऑफ बॉडी, द स्टेट ऑफ बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड, cannot be changed until it is compelled by an external force, external force। ये है स्टेटमेंट न्यूटन का कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, द स्टेट ऑफ बॉडी कैन नॉट बी चेंज, यानी बॉडी की स्टेट हम चेंज नहीं कर सकते या बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो सकती। कब तक? अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तब तक जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे या एक्सटर्नल फोर्स ना सह रहा हो। यानी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तब तक वो बॉडी कहां पर रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि इनर्शिया भी यही कहती है कि अ बॉडी इज एट रेस्ट, इज कंटिन्यू एट रेस्ट। अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, यानी कोई बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, अपने आप पोजीशन को नहीं चेंज कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर कोई बॉडी मोशन पर है तो अपने आप अपने मोशन को रोक नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है फोर्स क्या होगा, सॉरी बॉडी क्या होगी? रुक जाएगी। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानने के बाद हमें मोमेंटम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला जो लॉ है इनका, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, वो मोमेंटम पर बेस्ड है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस पर बेस्ड है बेटा? मोमेंटम पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार जो चेंज इन मोमेंटम होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force on the body। यानी किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, किसकी वजह से चेंज होगा? वो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? फोर्स की वजह से आएगा। ये फोर्स जितना ज्यादा होगा मोमेंटम में चेंज उतना ज्यादा होगा, ये फोर्स जितना कम होगा मोमेंटम में चेंज उतना कम होगा। और अगर मोमेंटम चेंज होगी तो बॉडी की स्पीड, मास पर भी डिफर करता है। हम ये जानते हैं कि बॉडी का मोमेंटम जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बॉडी का मोमेंटम? मास और वेलोसिटी पर, है ना। तो भैया ये समझ में आ गया कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? फोर्स के। जो अप्लाइड फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे किस पर? बॉडी पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? चेंज इन momentum, rate of change of momentum
is directly proportional to the force applied on the body and this change of momentum is take place this change of momentum is takes place in the direction of force इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो ये चेंज होगा मोमेंटम में जो चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा किस डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा समझ में आया जिस डायरेक्शन में फोर्स मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंटम में चेंज कैसे होता है आप कैसे एग्जांपल दे सकते हो मोमेंटम में चेंज का फुटबॉल का गेम देखा है कभी फुटबॉल गेम में क्या होता है बॉल को किक करता है एक इंसान किक किया एक प्लेयर ने किक किया कुछ दूर पर जाकर के बॉल की स्पीड धीमी हो जाती है फिर कोई दूसरा प्लेयर आता है वो उसको फिर से किक कर देता है तो बॉडी की स्पीड क्या होगी फुटबॉल की स्पीड क्या हो जाती है फिर से इंक्रीज कर जाती है तो फुटबॉल का मोमेंटम इंक्रीज कर गया ना क्योंकि मास इज इक्वल सॉरी मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी भाई मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी तो मास तो वही है ना फुटबॉल तो वही है अभी भी बस वेलोसिटी थोड़ी धीमी हो गई थी हमने किक कर दिया किक करने के बाद क्या हो गई वेलोसिटी इंक्रीज कर गई यानी किस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया मोमेंटम में चेंज जो आया वो उसी डायरेक्शन में आया ठीक है बहुत अच्छा एग्जांपल है ये कई सारे लोग देते भी हैं बुक्स में भी यही सब एग्जांपल्स लिखे रहते हैं आप इसका एग्जांपल देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आप मोमेंटम में चेंज करते हुए देखते हो जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट जो क्रिकेट बॉल होती है क्रिकेट बॉलर बॉल को फेंकता है और डायरेक्शन अलग रहती है मतलब अगर ये बॉलर है यहाँ से बॉलर ने बॉल को थ्रो किया बैट्समैन के पास यहाँ पर बैट्समैन खड़ा हुआ है इसने बैट को हिट किया देखो डायरेक्शन अभी यहाँ पर है वेलोसिटी ये चल रही है इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और मोमेंटम चेंज हो गया मोमेंटम में चेंज आ गया इस डायरेक्शन में हो गया मोमेंटम ठीक है ना मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है फुटबॉल के कंडीशन में सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है बट क्रिकेट में अधिकतर देखते हैं हम लोग कि मोमेंटम क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है तो ये हमारा सेकंड लॉ है सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स थर्ड लॉ सबसे आसान विश्वविख्यात सब लोग जानते होंगे थर्ड लॉ को बहुत आसान है सभी लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा थर्ड लॉ को मेरे ख्याल से बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद क्यों बताने की जरूरत पड़ेगी थर्ड लॉ को क्या कहता है थर्ड लॉ थर्ड लॉ क्या कहता है यस देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन है ना देयर इज इक्वल एंड अपोजिट हाँ बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन अब आप कहोगे कि सर हाँ बेटा बिल्कुल है इतने से तो पेट भरेगा नहीं 11th क्लास में अभी तो बहुत कुछ बाकी है अभी तो बहुत कुछ न्यूमेरिकल समझना बाकी है न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट समझना बाकी है न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो डेली लाइफ के न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे हमें है ना डेली लाइफ के न्यूमेरिकल्स यानी हम तख्त पर खड़े हैं तो तख्त हम पर कितना फोर्स लगा रही है हम तख्त पर कितना फोर्स लगा रहे हैं ये पढ़ेंगे निकालेंगे नॉर्मल डायरेक्शन पे फोर्स क्या होता है नॉर्मल फोर्स क्या होता है अभी ये पढ़ने वाले हैं तो धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके अच्छा 9th क्लास में मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को जो पुराने बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं उनको शायद मैंने नहीं पढ़ाया था तो 9th क्लास में ये पढ़ाया गया था कि सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू ma और सर आप यहां कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं फिर तो या तो वो वाला गलत था या तो ये वाला गलत है दो में से कोई एक तो गलत है ना कि दोनों सही है दोनों सही है भाई 9th क्लास में ये बताया गया था
नहीं नहीं नहीं, फिर भी नहीं आएगा ना। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, मान लो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, के आ जाएगा और एफ आ जाएगा। कहाँ आया एफ इज इक्वल टू एम ए, कहाँ आया एफ इज इक्वल टू एम ए आया क्या? हमें तो एफ इज इक्वल टू एम ए लाना था। क्या एफ इज इक्वल टू एम ए आया? तो फिर क्या पढ़ाया गया था नाइन्थ क्लास में, क्या बताया गया था? रिमाइंड अगर करें, नाइन्थ क्लास में रिमाइंड करें क्या पढ़ाया गया था। नाइन्थ क्लास में पढ़ाया गया था, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, सेकंड लॉ की बात मैं कर रहा हूं, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ तो सेम था, सेकंड लॉ भी कंसीडर। देखो मेन जो लॉ है हमारा, न्यूटन का 3 लॉ बताया न्यूटन ने, फर्स्ट और थर्ड लॉ तो थ्योरेटिकल बेस्ड है, यानी ये थ्योरिकल थ्योरी तो है इसकी, ऐसा नहीं कि प्रूविंग नहीं है, इसकी प्रूफ भी है, हम डेली लाइफ में देखते भी हैं, इसकी प्रूविंग भी है, बट थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। बट सेकंड लॉ जो है वो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, सबसे ज्यादा जो हम अप्लाई करते हैं वो सेकंड लॉ से ही सब कुछ चीजें निकलती हैं, सेकंड लॉ ही सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डिस्कस करना है वो सेकंड लॉ के बारे में ही डिस्कस करना है। ठीक है, अब बोलो। हाँ तो लिखेंगे तो है ही। तो चलिए इसको रफ करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सेकंड लॉ जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था और जो सेकंड लॉ यहाँ पढ़ रहे हैं ये दोनों सेम कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सेकंड लॉ के बारे में ये बताया गया था नाइन्थ क्लास में कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये पढ़ाया गया था नाइन्थ क्लास में कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, और साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू दिस फोर्स। यानी इस फोर्स के कारण से बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा उस एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा नाइन्थ क्लास में आपको बताया गया था। फिर कहा गया कि आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, तो आपने कहा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एम ए। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, एफ को इक्वल कर दिया के और एम ए के, यानी ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। फिर हमने बता दिया था कि एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपने कहा कि सर एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला होता है, यही हमारा सेकेंड लॉ है। बिल्कुल सही बात, ये हमारा सेकेंड लॉ है। लेकिन क्या ये सही है, सेकेंड लॉ सही लॉ है? चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, क्या ये सही में सेकंड लॉ है कि नहीं है, यानी नाइन्थ में जो हमें पढ़ाया गया था वो सही है कि नहीं है, ये कंसीडर करते हैं, पहले देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा, रियल में स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ का सही सही स्टेटमेंट था वो आज हमने पढ़ा है। इससे पहले जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था वो कंडीशनल स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट था, यानी वहां पे एक कंडीशन लगी थी, यहां पर एक कंडीशन नहीं लगेगी, यहां पर कंडीशन नहीं लगेगी, वहां पर कंडीशन लगी थी, यहां पर कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन थी और क्या कंडीशन नहीं है, देखिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी, सॉरी, डी बाई डी टी, डीपी यानी जो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी लिखा था हमने, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यहां से हम ये कह सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी, या फिर एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, हम ये भी कह सकते हैं। सही है इतना? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर हम इसको ये लिख दें, डी बाई डी टी ऑफ एम वी, जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, ये जो दिख रहा है डी बाई डी टी, यानी हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एम इंटू वी को। तो मैंने बताया था दो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लाई हो तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला था, पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफ्रेंशिएट, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर, पहले वाले का डिफ्रेंशिएट। यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है, बताओ सही बात है। तो ये क्या हो गया, एफ इज इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी और प्लस वी डी बाई डी टी ऑफ एम।
ये dv बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और v dt बाई डी बाई डी टी ऑफ m। अब बताइए, क्या कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, फोर्स अप्लाई किया हमने, फोर्स अप्लाई के करने के कारण से क्या उसके मास में चेंज हो सकता है? कंडीशनल है, देखो, चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता। चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान दौड़ रहा है, कोई इंसान दौड़ रहा है, आप पीछे से आकर के उसको धक्का दे दो तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या उसका मास चेंज होगा? मास तो चेंज नहीं होगा। तो देखो, d बाई डी टी ऑफ m, m का मतलब कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट होगा, अगर m कांस्टेंट होगा, तब की मैं बात कर रहा हूं। इफ m इज कांस्टेंट, देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इफ m इज कांस्टेंट, सही बात है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो f इज इक्वल टू क्या बचेगा? ma बचेगा। जब ये कंडीशनल है, f इज इक्वल टू ma जो है, ये क्या है? एक कंडीशनल टर्म है कि जब मास कांस्टेंट होगा बॉडी का, तब हम f इज इक्वल टू ma लगा सकते हैं। बट अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप f इज इक्वल टू ma अप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्या आप अप्लाई करेंगे? आप क्या अप्लाई करेंगे? उस समय पर अप्लाई करेंगे dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, या फिर आप f इज इक्वल टू dp अपॉन dt अप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, बिल्कुल। फायरिंग ऑफ अ गन तो थर्ड लॉ का एग्जांपल हो जाएगा। फायरिंग ऑफ अ गन ना करके हम इसकी बात करें, जो रॉकेट प्रपोर्शन होता है। जब रॉकेट प्रपोर्शन होता है बेटा, तो रॉकेट में क्या होता है? फ्यूल, फ्यूल होता है, उसका मास ज्यादा होता है। जब रॉकेट प्रपोज कर दिया जाता है, ऊपर जाता है, तो आप ये जानते होंगे कि रॉकेट का प्रपोर्शन जब होता है तो कुछ हाइट पर जाकर के रॉकेट अपने पार्ट्स छोड़ने लगता है, अपने पार्ट्स वो अलग करने लगता है, तो जिस वजह से उसका मास डिफर कर जाता है, मास कम हो जाता है। तो क्या उस कंडीशन पर जो dm बाई dt है, इसकी वैल्यू 0 हो पाएगी? क्योंकि m तो कांस्टेंट रहा नहीं, उस कंडीशन पर तो m चेंज हो रहा है समय के साथ, और साथ ही साथ फ्यूल भी बर्न हो रहा है, तो फ्यूल का मास भी कम हो रहा है। तो फ्यूल का मास कम होने से पूरे जो रॉकेट होगा उसका मास भी कम होता जाएगा। जब उसका मास कम होगा तो फिर यहाँ पर ये वैरी करने लगता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है रॉकेट प्रपोर्शन। क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे चल करके हमें रॉकेट प्रपोर्शन पढ़ना भी है, इसलिए मैंने बताया आपको। हालांकि रॉकेट प्रपोर्शन आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट मैं पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा है रॉकेट प्रपोर्शन का। एनडीए का क्वेश्चन, जब एनडीए का पेपर जब आप दोगे, इसका जेई का पेपर दोगे या फिर AIEEE का पेपर दोगे, तो वहां पर आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, रॉकेट प्रपोर्शन के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, तो वह उसके लिए बता दूंगा आपको, रॉकेट प्रपोर्शन में समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल नीट में नहीं आता रॉकेट प्रपोर्शन। जो नीट देने की सोच रहे होंगे बायो वाले, उनके लिए खुशखबरी है, रॉकेट प्रपोर्शन उनको नहीं आएगा। उनको इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, नीट में बहुत ज्यादा आता है खास करके। हालांकि AIEEE और जेई में भी बहुत आते हैं, बट नीट में अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई इसी चैप्टर का रहता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, क्योंकि इसके जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ना, तो थियोरी अलग है। देखो, हाँ हाँ, कॉन्सेप्चुअल वाले रहते हैं। अब होता क्या है इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी थियोरी अलग है, थ्योरी में कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है, और न्यूमेरिकल में कुछ अलग ही आता है। तो इसके लिए न्यूमेरिकल की क्लासेस भी चलाना जरूरी है, यानी न्यूमेरिकल पढ़ाना इसके लिए बहुत कंपलसरी है इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल्स लिखे मतलब थ्योरी में कुछ और पढ़ाया जाएगा और न्यूमेरिकल में कुछ और पूछा जाएगा। वो थ्योरी से न्यूमेरिकल का इससे कोई रिलेशन नहीं दिखाई देगा आपको, तो इसलिए उसके न्यूमेरिकल्स बताना बहुत जरूरी है।
मैं न्यूमेरिकल्स इसके बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, आराम से। पहले थ्योरी खत्म कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल बताएंगे। समझ में आ गया इतना? सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया। चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं, बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स पता है? इम्पल्स पता है? इम्पल्स अप्लाइड फोर्स, हाँ क्या बोलते हैं? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। बहुत कुछ सुनने को मिल गया यार। अच्छा, तमाचा मारना, हिटिंग अ बॉल। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिल पाई अभी तक, बहुत सारी चीजें तो मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है, जरूर सब सही है, गलत कुछ नहीं है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिली। हाँ, फोर्स अप्लाइड, देखो, हाँ छोटे टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया जाए, बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई किया जाए। व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, देन द फोर्स इज नोन एज इम्पल्स। तो वो फोर्स जो कहलाता है वो इम्पल्स कहलाता है। बहुत छोटे टाइम के लिए, छोटे टाइम का मतलब वो लगभग जीरो के बराबर होगा, जीरो नहीं होगा बट लगभग जीरो के बराबर होगा। बहुत कम समय के लिए लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाना इम्पल्स कहलाता है। यानी एफ आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? इम्पल्स। अभी हमने एक चीज पढ़ी है बेटा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एफ इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन डी टी। या फिर आप कह सकते हो कि ये टाइम बहुत छोटा है इसलिए हम इसको डेल्टा टी ले रहे हैं, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, आई इज इक्वल्स टू क्या आया? आई इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, यानी बॉडी के मोमेंटम में चेंज जो होता है, बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज होता है उसे इंपल्स कहते हैं। द चेंज ऑफ इंपल्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड, सॉरी, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इंपल्स, इज कॉल्ड इट्स इंपल्स। इंपल्स का मतलब है कि बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, किस रेट से चेंज आया, ये फोर्स है। बॉडी के मोमेंटम में किस रेट से चेंज आ रहा है ये हमारा फोर्स कहलाता है। बट कितना चेंज आया ये क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स की डेफिनेशन अगर हम बात करें इंपल्स की यूनिट की, तो आप बता सकते हो बहुत आसानी से इंपल्स की यूनिट क्या होगी? गुड, सिंपल सा है, एफ की वैल्यू न्यूटन, टी की वैल्यू सेकंड, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। ठीक है, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, याद होगा आपको, फ्री फॉल, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था शायद। फ्री फॉल के दौरान जो बॉडी का अपियरेंट वेट होता है, अपियरेंट वेट, हालांकि अपियरेंट वेट अभी नहीं समझाएंगे, अभी मत समझो उसको, क्योंकि अभी समझने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल वाइज आपको बतानी है, बहुत सारी चीजें, उसके बाद फिर कुछ चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट होंगी। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर स्टार्ट करेंगे क्लास को, यानी न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से ही। न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी चलाएंगे, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स का मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि आपको समझाना बहुत जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाओ तो उससे फिर कुछ थ्योरीज आपको समझने में आसानी होगी। जैसे आप समझ जाओगे अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट अभी समझ में आ जाएगा, अभी मैं समझाने की कोशिश करूँ तो, बट न्यूमेरिकल्स के साथ चलेंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो कल से न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास समझ में आई? इंपल्स पढ़ा हम लोगों ने, मोमेंटम पढ़ा, तीन लॉ पढ़े, न्यूटन के तीनों लॉज आज हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे
फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है इसके बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो फोर्स के लॉज से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।